नमस्कार, शीतल की कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है आत्मसम्मान की लड़ाई। आज गीता जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस से दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी है। गीता जी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय रसोई घर में से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और गीता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। उसी समय उनकी बहू पूजा गुस्से में तमकती हुई उनके पास आई और बजाय ये पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आखिर आपका ध्यान रहता कहाँ है? बहू की बातें सुनकर गीता जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगी। फिर बहू बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी, आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी गीता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रूंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू पूजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए वह बोली, नहीं नहीं, आपकी गलती थोड़ा ही है। दरअसल गलती तो मेरी है, जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप इन साड़ियों के लायक हो ही नहीं। सामने से उनका बेटा विनोद भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, पूजा की पूरी साड़ी खराब हो गई। सभी मेहमानों की नज़र गीता जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर गीता जी से अब रुका न गया। वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण गीता जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे और बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ हुई थी। रह रहकर गीता जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए, और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक ना की। लेकिन बहू को यह सब नजर नहीं आया, और आज अगर उसकी साड़ी पर थोड़े दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब पूजा माँ बनने वाली थी और एक दिन विनोद सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो पूजा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते। मैं सोच रही हूँ कि हम दिन भर के काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। पूजा की यह बात सुनकर विनोद ने कहा, नहीं यार, मेड का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। पूजा विनोद की यह बातें सुनकर खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। तब विनोद ने कहा, बस तुम देखते जाओ, मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर विनोद अपने ऑफिस चला गया। रोजाना की तरह विनोद के जाते ही
पूजा के मोबाइल की घंटी बज उठी और काफ़ी देर तक पूजा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब विनोद वापस आया तो पूजा से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर के बुलाने का नाम सुनकर पूजा का मुंह बन गया और कहने लगी, ये तरकीब निकाली थी तुमने? जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे पूजा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर पूजा तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत। तभी विनोद उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा तो पूजा बोली, वो मेरा मतलब है, माँ का फ़ोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेके बच्चे को संभालने तक सारे काम वह करती रहेंगी। लेकिन विनोद, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है? उन्हें वहीं गांव में रहने दो, यहाँ तो केवल माँ की ही ज़रूरत है। तभी विनोद बोला, पूजा, तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने की समस्या हो जाएगी, और अगर वह यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे, सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम यह क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वह इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्चा भी कम होगा। फिर विनोद ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वह एफडी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूँगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी पूजा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी विनोद ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो? एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। विनोद की यह बात सुनकर पूजा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फ़ोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर विनोद ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, 8वां महीना चल रहा है, अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप यहाँ आ जाओ। बेटे की बात सुनकर गीता जी बोले, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर गीता जी ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब गोपाल दास जी घर लौटे तो गीता जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की यह बात सुनकर गोपाल दास जी बोले, बात तो ठीक है गीता, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की यह बात सुनकर गीता जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। गीता जी ने बड़े ही लाड प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किन इरादों से अपने पास बुला रहे हैं। 2 दिन के बाद गीता जी
और गोपाल दास जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो विनोद ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियां हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेवारियां भी अब आपके हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो गीता जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। पहुंचते ही गीता जी ने घर का सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम गीता जी अकेले ही संभालती थी। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटा हुआ देख गोपाल दास जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर गीता जी हंसते हुए कहती हैं, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द भी नजर नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से पूजा की आवाज आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय विनोद भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? गीता जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और गीता जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट भूल ही गई। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती, बच्चे की बादाम तेल से मालिश करती और माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन गीता जी और गोपाल दास जी अपने पोते को गोद में लेके उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। वो दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा विनोद उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा सा घर लेना है। यह घर हम लोगों के लिए बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। फिर गोपाल दास जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमने इतने पैसे का भला करना ही क्या है? जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर विनोद की तो बाछे ही खिल गई। उसके बाद अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूजा को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसे लगता था कि जैसे वह तो कोई काम के हैं ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो पूजा ने अपने पति विनोद से कहा कि आप अपने पिताजी को वापस अपने गांव भेज दीजिए। फिर विनोद ने उसे डांटते हुए कहा, पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है, उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वह पैसे नहीं आते कोई ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। अगले दिन जब गीता जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो गोपाल दास जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। गीता जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब गोपाल दास जी ने कहा, गीता, बहुत समय से विनोद बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे? आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटा बहू का सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और ज़मीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सके जिसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर गीता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक करी। फिर गोपाल दास जी बोले, ठीक है गीता, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ।
एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए भी बात कर लेता हूँ। इस सब काम में 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। फिर गीता जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ने के जन्म की खुशी में पार्टी है। अरे गीता, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन गोपाल दास जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब गीता जी रसोई घर से काम करके बाहर आई, तभी उन्होंने मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ना को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। गीता जी बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे विनोद के सामने कह रही थी, लेकिन विनोद ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गीता जी की बहू पूजा इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई ना कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मूक दर्शक बनकर ये सब देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो विनोद और पूजा ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन गीता जी की बहू पूजा उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है जो आप आज पार्टी पर पहन सकें। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वह सब पुराने डिज़ाइन की हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि यह साड़ी मेरी माँ ने दी है और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग ना पड़े। गीता जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। पूजा ने अपने अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी, जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें गीता जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अपने बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर गीता जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति गोपाल दास जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह गांव गए थे उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते गीता जी को थकावट महसूस हो रही थी। इस दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटा बहू सभी लोगों के सामने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतारकर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें दे दूंगी। तो पूजा गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ, मैं अपनी साड़ी को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन कराने का खर्च 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बातें सुनकर गीता जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटे बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फ़ोन आया और गीता जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तो गीता जी कुछ बोल नहीं पाई। गीता जी की चुप्पी गोपाल दास जी के मन में कई प्रश्न खड़े कर रही थी। तो वो कहने लगे, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो?
वहाँ सब लोग ठीक तो हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस आप जल्दी आ जाइए, मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, गीता जी ने रूंधे स्वर में कहा। अचानक गीता जी के मुंह से यह बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सच सच बताओ हुआ क्या है। तब गीता जी ने रोते हुए अपने आप बीती उन्हें फ़ोन पर बता दी। यह सब सुनकर गोपाल दास जी को बहुत गुस्सा आया। गोपाल दास जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं आने दी थी। लेकिन आज जब उन्हें ये पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बहू बेटे ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और इस सब का यह सिला दिया बहू बेटे ने। 3-4 दिन बाद गोपाल दास जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वह बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू पूजा कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। पूजा को लगा शायद वह साड़ी उसका पति विनोद उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक ही नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो पूजा उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि विनोद उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। पूजा फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। पूजा सोचने लगी कि ये साड़ी कम से कम 30,000 रुपये की होगी। वह तो हमेशा से ऐसी ही साड़ी खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी ही देर में विनोद भी ऑफिस से आ गया। अपने कमरे से निकलकर पूजा ने बड़ी खुशी खुशी विनोद को आवाज़ देकर बुलाया और बोली, देखिए ना मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। जब विनोद ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई और बोला, पूजा यह साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी, मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर पूजा हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब, क्या यह साड़ी तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, यहीं तो रखी थी यह साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा? उसी समय विनोद और पूजा की बातें सुनकर गोपाल दास जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। पूजा और विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गोपाल दास जी कहने लगे, बहू वह साड़ी विनोद नहीं मैं लेकर आया था। तभी विनोद ने कहा, अरे पिताजी आप कब आए? बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बहू यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनकर पूजा के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसे लगा जैसे यह साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गुस्से में कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में वापस डालकर ले आई और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तभी गोपाल दास जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू, यह साड़ी अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी। अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वह मालकिन होगी। गोपाल दास जी की ये बात सुनकर उनका बेटा विनोद प्रश्नवाचक निगाह से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी गोपाल दास जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज़ निकाले और विनोद के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है, यह उसी के कागज़ हैं। अपने ससुर की ये बात सुनकर पूजा के तो होश ही उड़ गए और ये बात सुनते ही विनोद भड़क उठा, यह क्या बाबूजी, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतज़ाम करने गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर यह सब क्या है? हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले
मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। और बहू तुम यह कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो गीता है, हमेशा साधारण सी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं किया। और बेटा विनोद, यह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, वही बच्चे हमें यह दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपने गांव का मकान और ज़मीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। ज़मीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। गोपाल दास जी के मुंह से यह जवाब सुनकर पूजा को ऐसे लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का पूजा और विनोद को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी गोपाल दास जी बोले, चलो गीता, तुम अपना सामान पैक करो, अब हमें यहाँ रुकने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय गोपाल दास जी ने विनोद से वो कागज़ लिए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े लाड प्यार से तुम्हें बड़ा किया था। तुम्हारे किसी शौक में उसने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बना कर रख देगा। माफ़ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी, तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। इतना कहकर गोपाल दास जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज विनोद और पूजा की नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए निशब्द खड़े रह गए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।